जबलपुर से हूँ। वहाँ का जो मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय है, उसके संगीत विभाग में मैं सहायक प्राध्यापक के रूप में काम करता था। मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मैं भोपाल में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में 1979 में मैं यहाँ भोपाल में आया। मेरे पिताजी का एक संगीत स्कूल था, इसका नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय था। सार्वजनिक था। महाकौशल शिक्षा प्रचार समिति उसको चलाती थी और उस समय संगीत विद्यालय ये एक अजूबा माना जाता था। जब वे 1947 में जब इसकी शुरुआत हुई, तब तक संगीत की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा से ही दी जाती थी, पर उसमें कुछ अड़चनें थी। एक तो ये कि लड़कियां मेल टीचर्स के यहाँ जाने से थोड़ा सा उनको संकोच होता था, उनके माता पिताओं को संकोच होता था भेजने में। और दूसरा, संगीत ही मैंने कुल मिला के संगीत को ही बड़े सम्माननीय नज़रों से नहीं देखा जाता था, खासकर छात्राओं के लिए। मेरे पिताजी को ये बहुत अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने प्रयत्न किया कि लड़कियों के लिए संगीत, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा सुलभ हो, सम्माननीय हो। 1973 में मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश कला परिषद की जब स्थापना हुई, तब से 1973 से भोपाल में संगीत का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। कार्यक्रम होने लगे, मध्य प्रदेश संगीत समारोह होने लगे, बहुत बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना होने लगा। उतना ही नहीं, 1982 में फिर भारत भवन की स्थापना हो गई और उसमें भी बहुत सारे परिसंवाद होने लगे संगीत और नृत्य के इसमें। इस तरह से बहुत एक सांस्कृतिक हलचल जिसको कहते हैं वो भोपाल में शुरू हो गई, जो मध्य प्रदेश के संगीत के सेहत की दृष्टि से बहुत कामयाब रही। तबला ये संगत का ही वाद्य माना जाता था, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि सारे ही वाद्य गायन के आनुषंगिक वाद्य के रूप में विकसित हुए। पर धीरे धीरे उसमें जैसे सितार एक स्वतंत्र वाद्य हो गया, सरोद एक स्वतंत्र वाद्य हो गया, बांसुरी एक स्वतंत्र वाद्य हो गया, वैसा ही तबला भी स्वतंत्र वाद्य हो गया और उसमें स्वतंत्र वादन की सामग्री विकसित हुई और शैलीगत विशेषताएं निकली और उसकी नादमयता बढ़ी। ये एक परिवर्तन हुआ और इसका एक बहुत बड़ा ये कारण हुआ कि 20वीं शताब्दी में जो ये साउंड इक्विपमेंट्स ये हुए, PA सिस्टम्स हुए, माइक्रोफोन्स अच्छे आने लगे, स्पीकर्स बहुत अच्छे आने लगे और मिक्सर्स बहुत अच्छे आने लगे। इसके वजह से क्या हुआ कि तबले की नादमयता बहुत बढ़ गई और उसके वजह से ये एक माइलस्टोन अलग से स्थापित हो गया। ये एक इवोल्यूशन है, एक विकास यात्रा है। एग्जैक्टली तारीख बताना बहुत मुश्किल है कि किस सेंचुरी में तबले की उत्पत्ति हुई, पर ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंतियाँ, ऐसी कहानियाँ हैं कि दो पखावज के लोगों में कुछ स्पर्धा हो गई और एक ने कहा कि यदि कोई हार जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे या इस तरह के ये। तो एक सिद्धार्थ खां ढाड़ी करके एक थे, उनकी किसी से स्पर्धा हुई और वो हार गए। तो उन्होंने ये किया कि अब जीतें कैसे, फिर से कंपटीशन में उनको आगे आना था। तो उन्होंने वो पखावज जो था, मृदंग कहते थे उस वक्त, मृत्तिका अंग मृदंग, तो उन्होंने उसको बीच में से ये काट के और जो पखावज ऐसे हाथ से बजाता था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बजाता था, वो ऐसे उन्होंने वर्टिकली बजाना ये किया और उसके वजह से एक बाज अलग से स्टाइल शुरू हुई जिसको फिर तबला कहा जाता था। आपको मालूम है कि पखावज ये हाथ से, हथेली से बजाया जाने वाला वाद्य है और तबला ये उंगलियों से बजाया जाना वाद्य है।
ध्रुपद के साथ पखावज, और जब ख्याल शैली शुरू हुई उसके साथ फिर तबले के वादन का विकास हुआ। और जैसे जैसे ख्याल शैली वृद्धिंगत होती गई और अलग अलग घराने बन गए, तो वैसे ही तबले के भी विकास में परिवर्तन हो गया। तीसरी चीज़ ये हुई कि तबले में फिर एक तबला वादक बजाए और लोग सुने। एक ज़माना था कि 2-2 ढाई घंटे लोग तबला वादन सुनते थे। मैंने स्वयं ने सुना है उस्ताद तिरकमा खां साहब का, 1.5 घंटे तबला बजाते थे और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। गुदई महाराज 2-2 ढाई घंटा तबला बजाते थे और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। थोड़ा उतार के पखावज के जैसा ये हो। तबले की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि तबले की शुरुआत दिल्ली घराने से हुई। दिल्ली के घराने को जो था उसको उंगलियों से बजाता था। जो पखावज और तबले में फ़र्क हुआ वो उंगली वादन से हुआ, उंगलियों से तबला बजाया जाता था। तो दिल्ली घराने में किनार का बाज कहते हैं, यानी ये जो हिस्सा होता है तबले का, इसको कहते हैं किनार। इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता था और ये इन 2 उंगलियों का उपयोग किया जाता था अधिकतर। तो मैं एक कायदा बजा के बताता हूँ आपको, जो दिल्ली घराने का प्रातिनिधिक कायदा है। तो इस तरह से तबले में शुरुआत हुई। उसके बाद तबले की सामग्री में बढ़ोतरी शुरू हुई, अलग अलग तरह से उसमें परिवर्तन होने लगे और कायदे, रेले, गतें, परन, चक्रदार परन, फरमाइशी परन, ये सब सामग्री बढ़ती चली गई और इसी से तबले की स्वतंत्र वादन की परंपरा स्थापित हुई। एक व्यक्ति जब एक वो ट्रांजिशनल पीरियड में होता है, एक सीखने से सिखाऊ कलाकार से एक स्थापित कलाकार की जो यात्रा होती है, उसमें उसके ऊपर बहुत सारे इम्प्रेशंस होते रहते हैं और वो इम्प्रेशंस जाने के बाद उसकी एक अपनी खुद की शैली निर्माण होती है। तो ये इसमें मेरे सामने मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस हुए। नए कलाकारों में बहुत सारे कलाकार हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का एक तो इतना प्रभाव है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नई जनरेशन है वो उन्हीं से प्रभावित है। लोग तो लगभग उसको जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी हैं, वैसे जाकिर हुसैन तबले में अद्भुत व्यक्ति माने जाते हैं। लगभग देवता का दर्जा उनको मिल गया है तबले के क्षेत्र में। और बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। आनंदो चटर्जी हैं और कुमार बोस जी हैं, पंडित सुरेश तलवलकर जी हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तबले के लिए किया हुआ है। तबला वादन के प्रारंभ में जो बोल बजते हैं उसको पेशकार कहा जाता है। तबला वादन पेश करना, तो पेश करने के जो बोल होते हैं उसको पेशकार कहा जाता है। अब ये अलग अलग जो घराने होते हैं उनके पेशकार अलग अलग होते हैं। फर्रुखाबादी का जो पेशकार है वो एक बंदिश है, वो एक कंपोजिशन है।
धी कृधिंदा धा धिंदा धा तिद्धा तिद्धा धा धिंदा तक घड़ान धा धिंदा धा तिद्धा किट तक धिंदा धा धिंदा किडनग तिन्न तिन्ना किडनग तिन तिन किन तक तक तिन तिन किन तक घड़ान धा दिनता घड़ान धा दिनता घड़ान धा दिनता धा। तो ये एक बंदिश है। तो ये बंदिश वाला जो पेशकार है वो फर्रुखाबादी की विशेषता है। दिल्ली में जो पेशकार बजता है वो थोड़ा सा अलग बजता है। धा कृता तिद्धा धिन्ना धा धा तिद्धा धा तिन्ना ता कृता तिद्धा तिन्ना धा धा तिद्धा धा धिन्ना। इस तरह से दिल्ली का पेशकार होता है। पेशकार के बाद तबले में कायदा बजाया जाता है स्वतंत्र वादन में। कायदा वो चीज़ होती है कि ऐसे बोलों का समूह होता है कि जिससे अलग अलग बोलों के कायदे होते हैं और उसमें उंगलियों में अलग अलग उंगलियों में कैसे किस तरह से ताकत आ जाए, उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए किस तरह से सहूलियत हो जाए, लयकारी में किस तरह का उसमें प्रयोग किया जाए, ऐसे का अलग अलग कायदे होते हैं। कोई बराबरी के कायदे होते हैं, कोई आड़ी के, कोई कुआड़ी के, कोई बियाड़ी के, ऐसे लयकारी के कायदे होते हैं। कायदे के दो अंग होते हैं, एक तो भरी और एक खाली। भरी में खुले बोलों का प्रयोग किया जाता है, खाली में बंद का प्रयोग किया जाता है। और कायदा काफ़ी स्पीड से बजता है, पर कायदे के बाद जो बोल बोलते हैं जो स्पीड के लिए होते हैं वो उसको पहले कम लय में बजाया जाता है, जिसको रॉ कहा जाता है, और फिर रॉ पर आधारित जो फास्ट बोल बजते हैं उसको रेला कहा जाता है। जैसे धतक दिंग नना धतक तिंग नना धतक दिंग नना धतक ति, ये रो हो गई। और धा धिंद्र कृतक धा कृतक धा कृतक धिंद्र कृतक धा कृतक तक धिंद्र कृतक धा कृतक धा कृतक धिंद्र कृतक धा कृतक तक धिंद्र कृतक धा कृतक धा कृतक धिंद्र कृतक धा कृतक तक धिंद्र कृतक धा कृतक धा कृतक धिंद्र कृतक धा कृतक। तो ये रेला होता है। तो ये रेला खासकर इस जो कलाकार होता है उसको स्पीड का जो अंग होता है वो बताने के लिए रेला बजाया जाता है। सितार को वीणा का ही परिष्कृत रूप माना जाता है और मोटे तार सितार में बाद में होते हैं, पतले तार पहले, जबकि वीणा में मोटे तार पहले होते हैं और पतले तार बाद में होते हैं। और सितार को बजाने के लिए जिस मिज़राब का प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ एक उंगली में मिज़राब पहन के सितार हम बजाते हैं, जबकि वीणा में जो वादक है वो अपनी दूसरी और तीसरी उंगली में भी पहन के इस तरीके से सारी उंगलियों का प्रयोग करके मिज़राब के साथ और फिर वीणा बजाता है।
तरीके से बजाई जाती है। एक तो गायकी अंग है और दूसरा तंत्रकारी। और गायकी अंग इस शब्द से ही समझ में आता है कि गायन के ढंग से जो वाद्य पे बजाया जाए उसे गायकी अंग कहते हैं। तो मुख्य तौर पे जो बाएं हाथ का काम है वो गायकी अंग में बहुत होता है। मुर्की, खटका, मींडे इस तरीके से ली जाती हैं जिस तरीके से गायन में अटूट मींडे हम उसे कहते हैं कि मींडों में अक्सर क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें मींडे कहीं ना कहीं टूटती हैं, खासकर सितार में। लेकिन गायकी अंग से बजाने से उन मींडों को कोशिश रहती है कि बिना टूटे उसको एक सूत्र में पिरोकर बजाया जाए। मेरा जो घराना है अष्टवाले घराना, उसमें तंत्रकारी को प्राथमिकता दी गई। तो तंत्रकारी में जो दाएं हाथ का काम है, बोलों का काम, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास ये है कि इनके जो बंदिशें बजाई जाती हैं उनको हम गत बोलते हैं, मसीद खानी गत, जो कि कम स्पीड में बजती है। उसके बोल फिक्स हैं, दिर दा रा दा रा, दिर दा रा दा रा। इस तरीके से वो पूरा स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल फिक्स होता है। और रज़ा खानी गत के भी जो बजाने का तरीका है वो भी दा दिर दार दा इस पैटर्न पे ज़्यादातर बजता है। तो दाएं हाथ का काम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो तंत्रकारी हो गया। बाएं हाथ का ज़्यादा काम हुआ, ख्याल अंग से बजा, तो वो गायकी अंग हो जाता है। मेरे जो पहले गुरु श्री BR अष्टेवाले जी, वो पड़ोस में ही रहते थे। तो मैं 6 महीने की थी और मेरे पेरेंट्स कामकाज की वजह से उनके वहाँ मुझे छोड़ देते थे। तो वो सितार बजा रहे होते थे, उनकी बेटी भी साथ में रियाज़ करती थी, जो अभी एक बहुत प्रसिद्ध सितार वादिका है। उनका जैसे ही सितार मैं सुनती थी, मेरे कानों में पड़ता था, तो मैं बहुत रोती भी होती थी, तो चुप हो जाती थी। और फिर जब मैं 3 साल की हुई तो मेरे पिताजी के जो पेंटिंग्स की फ्रेम है, उनकी लकड़ियों को हाथ में लेके मैंने ऐसा इमिटेट करना शुरू किया कि मैं सितार बजा रही हूँ। और मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सितार ही बजाना है, मुझे यही करना है। टेंथ में ऐसा कुछ हुआ कि चूँकि सितार बजाती थी और उसमें फोकस कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, तो उसका कुछ ऐसा असर पढ़ाई में भी रहा कि मैं थोड़ा सा भी जो पढ़ा था वो बहुत अच्छे से मैं कर पाई। और आश्चर्यजनक रूप से 10th में साइंस में डिस्टिंक्शन से पास हुई। तो सोचा कि क्यों ना मैथ्स लिया जाए, मैथ साइंस, क्योंकि ये बात है लगभग 91-92
मैंने कहा इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं तो मैं भी साइंस लेती हूँ। और रात में अगले दिन जाके स्कूल में साइंस लेना था। मैंने पिताजी से बोला घर आके कि मैं तो मैथ्स ले रही हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगी, आगे इंजीनियर बनना है। तो पिताजी मेरे बहुत ही शांत स्वभाव से और बहुत ही सरल ढंग से चीज़ बताते थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर तुम साइंस लेके इंजीनियर बनती हो तो इस देश में लाखों इंजीनियर हैं, मगर आर्ट्स लेके तुम सितार ही आगे और बढ़ाती हो तो एक ही स्मिता नागदेव रहोगी सितार की फील्ड में। और उस रात ही उनकी बात मुझे मन में ऐसे लगी कि बस अगले दिन जाके मैंने स्कूल में डिसाइड किया कि मुझे आर्ट्स ही लेना है। आर्ट्स लेने की वजह से हर कोई टीचर क्लास में आता था खड़ा कर देता था, अच्छा तुमने आर्ट्स लिया है, नंबर कम आए होंगे या पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा इसलिए तुमने आर्ट्स लिया। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे सितार में काफ़ी आगे तक के काम होने लगा, अखबारों में कई बार नाम आता था। तो एक बार मेरे उन्हीं टीचर्स ने जो मुझे खड़ा करके सजा देते थे कई बार और क्लास में बोलते थे कि भाई आर्ट्स लेके क्या बनोगी देखेंगे, तो फिर उन सब टीचर्स ने मुझे एक बार मिलने की इच्छा जताई और मेरे पास मैसेज भेजा कि हम आप तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं स्कूल गई और वो एक टीचर ने बड़े ऑनेस्टली मुझे बोला कि तुम्हें मैंने खड़ा किया था, सजा दी थी और कहा था देखेंगे कि तुम्हें लाइफ में क्या करोगी आगे। और बोले आज जब मैं अखबारों में तुम्हारा नाम देखती हूँ आए दिन तो मुझे उस बात का जवाब मिल जाता है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना प्यार से बुलाया और मुझे ये बात कही। और इसके बाद मैं गई उस्ताद अमजद अली खान साहब के पास सीखने, जो मेरे दूसरे गुरु बने। और उसकी वजह ये थी कि मेरे पहले गुरु का 1994 में देहांत हो गया। फिर काफ़ी खोजबीन के बाद ऐसा समझ में आया कि जो उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं उनका वादन और हमारे वादन की शैली एक ही है, क्योंकि उनका और हमारा घराने का जो ओरिजिन है वो एक ही है, ग्वालियर घराना। तो इस तरह मैं 1997 में उनकी गंडावन शागिर्द बनी और उनके पास से मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने मिला, जैसे रागों को किस तरह प्रस्तुत करना, हर राग का एक अलग जो मूड होता है उसको किस तरीके से पूरे राग में कायम रखना, फिर तानों के प्रकार, बंदिशों के अलग अलग प्रकार, ऐसा मुझे बहुत कुछ उस्ताद अमजद अली खान साहब के पास सीखने मिला। हमारे संगीत को हम कहेंगे हमारे इसमें बहुत गुंजाइश है इम्प्रोवाइज़ेशन की, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में ये होता है कि फ़िक्स रहती है रचना, उसके कौन से सुर कैसे लगेंगे किस रचना में, वो पूरा फ़िक्स रहता है और उस पे ही वो जो भी कलाकार है उसी को बजा के अपनी प्रस्तुति देता है। जो रचना मोज़ार्ट ने बीथोवन में जो जैसी तैयार की थी वो आज भी वैसी ही बजती है और उसी तरह से कलाकार उसमें बहुत थोड़ी सी गुंजाइश के साथ थोड़ा सा चेंज कर सकता है, मगर पूरी तरह नहीं। फिर हमारे संगीत में एक दूसरी खास है कि हमारा जो सा सुर है, जो मुख्य सुर है सा, वो अचल है, उसे हम हिला नहीं सकते। सा के इर्द गिर्द ही रचना रहती है, मगर इनके यहाँ सा हिल जाता है, मॉड्यूलेशन होता है। जो रचना सा से अभी शुरू हुई थी उसके बाद रे से ही उस रचना को, रे को सा मान के वो पूरी की पूरी रचना बन जाती है, तो वो उसका पूरा रूप ही
बदल जाता है। हमारा जो संगीत है, लय ताल, वो हर मतलब प्रकृति में इतना रचा बसा है कि उससे फिर हम अलग नहीं हो सकते। सुबह से दिन से रात होना, सूर्यास्त का सूर्योदय का होना, हमारा घड़ी की टिक टिक, हमारे दिल के धड़कन, सब कुछ एक लय में बंधी हुई है, एक ताल में बंधी हुई है। तो हमारा संगीत कैसे इससे अछूता रह सकता है? तो संगीत में भी लय ताल का उतना ही इम्पोर्टेंस है। ये सोच लीजिए कि लय और ताल जो है वो संगीत के प्राण है। संतूर में एक बहुत विशेष बात है कि जब अपन कोई भी राग बजाना है तो उसमें राग के हिसाब से ट्यूनिंग किया जाता है। और राग के हिसाब से ट्यूनिंग करना मतलब कोमल स्वर है तो इसमें और एक अच्छी बात ये हो जाती है कि बिल्कुल राग की जो श्रुतियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्यून कर सकते हैं। संतूर सीखने वाले के साथ में उसका पेशेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इतने तारों को ट्यून करने में जितना समय लगता है वो शायद किसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से बराबर हो जाता है, मतलब स्पीड आ जाती है। लेकिन राग के हिसाब से ट्यूनिंग हम लोग करते हैं। अब यदि कोमल स्वर में है तो हम उसको तारों को कुछ कोमल स्वर में मिलाते हैं और राग के हिसाब से बजाते हैं। जैसे मालकौंस बजाना है तो गंधार, धैवत, निषाद को कोमल करके बजाएंगे, और यदि हमें यमन बजाना है तो हम तीव्र मध्यम करके बाकी तारों को शुद्ध करके फिर उस हिसाब से बजाएंगे। मेरे नाना जी ग्वालियर दरबार गायक थे, पंडित बालाबा उमरेकर जी, और मेरी माँ स्वर्गीय संगीता कठाले जी, वो एक रिनाउंड सिंगर, क्लासिकल वोकलिस्ट। मेरे फादर सितारिस्ट थे। दादाजी मेरे नागपुर के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो इस तरह से बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिकल रहा है। मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं डांस में जाऊं। कथक और भरतनाट्यम दोनों की क्लासेस में भी जा रही थी, लेकिन वहाँ जब मैंने पहली बार संतूर सुना तो मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नहीं पता था। तो मैं माँ के साथ गई, और माँ यहाँ पर एक MLB कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहाँ प्रोफेसर थी। तो उस दिन उनके कॉलेज में वो प्रोग्राम था। प्रोग्राम में मेरे गुरुजी आए हुए थे। तो पहली बार संतूर देखा, सुना, और
संतूर सुनने के बाद में उसी के बाद गुरुजी से वहीं प्रणाम किया, मुलाकात हुई। उन्होंने भी एक छोटी बच्ची आई है देखने सुनने, उस हिसाब से ही मुझे देखा। और घर आने के बाद मैंने माँ से ज़िद शुरू कर दी कि मुझे कुछ भी नहीं सीखना, सिर्फ संतूर सीखना है। संतूर के लिए एक यहाँ रेयर इंस्ट्रूमेंट की स्कॉलरशिप एडवर्टाइज हुई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के संस्कृति विभाग की। तो रेयर इंस्ट्रूमेंट के तहत संतूर आता है, ऐसा मैंने ऑफिस में जाके खुद ही पता कर लिया और भर दिया, फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हुआ मेरा, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सब थे, पंडित कुमार गंधर्व जी थे, डागर जी थे, राजा छत्रपति सिंह जी थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग इंटरव्यू में थे। सिलेक्शन हुआ मेरा और सिलेक्शन के बाद जब मेरे पास पत्र आया, उसमें मेरा जो ड्रीम था कि मैं गुरु जी के पास जाके सीखूं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो मेरे गुरु हैं, तो उन्हीं का नाम आया। और बस उस दिन से मेरा ड्रीम वहाँ पर ऐसा लगा कि शायद अब पूरा हो जाएगा। फिर मैं गुरुजी के पास उनसे बातचीत करके टाइम लेके मैं गुरुजी के पास मुंबई गई। और मुंबई जाने के बाद ये हुआ कि जब उनसे पहली मुलाकात फिर वहाँ पर जो हुई, तो उन्होंने मुझे देखते ही ये कहा कि ईश्वर ने मेरे पास 2 बेटे हैं, आज मुझे भगवान ने बेटी दे दी। और तब से गुरुजी ने मुझे जो सिखाना शुरू किया और अपनी बेटी की तरह स्नेह दिया। 9th क्लास में मैं गुरुजी के पास चली गई थी, तो वो जो 5-6 साल का जो बीच का दौर था, वो एक जो रट थी कि हाँ संतूर सीखना है, संतूर सीखना है, संतूर सीखना है, वो आज मेरी यहाँ जाके पूरी हो रही है। तो वो जो मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। लिटरली वो दिन मैं याद करती हूँ। तो 13 जनवरी था, गुरुजी का बर्थडे का डे था। तो मेरे लिए वो अपने आप में बहुत याद रखने वाली और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। बचपन से ही ये एक चीज़ थी दिमाग में कि इंस्ट्रूमेंट्स आर योर लाइक दे आर योर मेट्स, योर टॉयज़ और एनीथिंग, फ्रेंड्स। तो बचपन से मेरे दोस्त मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रहे। तो मैं उनके साथ ही खेला, उनके साथ ही बड़ा हुआ। विद द टाइम ग्रेजुअली मेरा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर जब होश संभाला तो सोचा कि घर पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक, संतूर, तबला, सब कुछ है, तो हमें भी ये करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो हमारी घर की चीज़ और कौन करेगा। इट्स समथिंग ब्यूटीफुल फीलिंग, मतलब बहुत एक सुंदर सी फीलिंग होती है वो, जिसको मतलब मैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो कैसा फील होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो आपके दिल को नहीं छूता वो संगीत नहीं है। जो आपके दिल को छूता है, तो भले ही वो वेस्टर्न हो, भले ही वो जैज़ हो, भले ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो, भले ही वो फोक हो, भले ही वो एक संस्कृत का श्लोक हो, पर अगर वो आपके दिल को छू जाता है, उसमें जो सुर हैं, उसमें जो ताल है, वो आपके दिल को छू जाए, तो वो है संगीत, मुझे लगता है। जो संतूर है ये बेसिकली एक कश्मीरी वाद्य है और ये कश्मीर की वैलीज़ जो हैं, कश्मीर की जो वैलीज़ हैं वहाँ बजाया जाता था। सूफियाना मौसीकी में यूज़ किया जाता था और फिर पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इसको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो इंट्रोड्यूस किया है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में रह के वो पूरी दुनिया में आज छा गया है संतूर।
एंड जैसी ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में है, वैसी मैं सोचता हूँ कि ये और भी जॉनर्स में जाया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट, लाइक इन जैज़ और वर्ल्ड म्यूज़िक और स्विंग जैज़। और मुझे ये लगता है कि हमें नई नई चीज़ों से ओपन रहना चाहिए, लाइक वी शुड बी ओपन टू न्यू, बिकॉज हमें हमारी चीज़ तो पता है और हम हमारी चीज़ को बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करते हैं, वी लव इट, बट अगर बाहर से भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ख़राब है। ये बहुत ही एक मेलो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके साथ मतलब जिसमें जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसमें रिदम का पार्ट भी बहुत ज़्यादा है, और यू हैव 100 स्ट्रिंग्स इन इट। तो ये खुद ही बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस चीज़ का यूज़ हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं, मतलब इसके अलग अलग रूप तो हम देख ही सकते हैं, जैसे यांग चीन है या हैगब्रेट है, हैमर डल्सिमर है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि संतूर के लिए मैं ऐसा कुछ करूँ कि इसको मैं बाहर के वेस्टर्न जॉनर्स जैसे जैज़ हुआ या स्विंग हुआ या वर्ल्ड म्यूज़िक हुआ, मैं इन सब चीज़ों चाहता हूँ कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टेलीपैथी है कि जब आप स्टेज पे, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मम्मी के साथ मेरा डुएट अगर है या हम दोनों स्टेज पे हैं, तो ये पूरी टेलीपैथी रहती है वहाँ पे कि वो क्या बजा रही हैं या वो उनसे क्या क्या सीखने को मिल रहा है मुझे, वो सब मैं नोटिस करता रहता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ से फिर मुझे एक इशारा आता है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होती, हमारी आंखों में भी बात नहीं होती, बस वहाँ उनके इंस्ट्रूमेंट पे बस मेरी नज़र रहती है, वहाँ पे ऐसी समझ आ जाता है कि हाँ अब तुम शुरू करो। तो वो ये कि दोनों इंस्ट्रूमेंट की आपस में जो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट की बातचीत चलती रहती है। बस ये है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट का आपस में तालमेल हो जाना, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि जहाँ मन मिल गया फिर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। गिटार में 6 तार हैं, वायलिन में 4 तार हैं, संतूर में 100 तार हैं। आप सोचिए कि वो सिर्फ 100 तार पहले ट्यून करने में कितना आपको टाइम लगता है। वो बेसिकली वुडन इंस्ट्रूमेंट है, सो सूत भर भी अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, जस्ट डिग्री, अगर लाइट का भी डिफरेंस आ जाता है, स्टेज क्या होता है, आप बैक स्टेज से या ग्रीन रूम से आप जब स्टेज पे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइटिंग वहाँ पे ज़्यादा हार्ड होती है या कुछ और होती है या कुछ भी लगा हुआ, उन सब चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट पे बहुत असर पड़ता है। जो मेरा फील्ड है वो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, 9 to 5 जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं तो वो सब 9 to 5 जॉब या बिजनेस कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है या कोई कुछ और कर रहा है, तो वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त जो हैं जिसमें उनको खुशी मिलती है। और मुझे तो खुशी तब मिल जाती है जब मेरी तिहाई सम पे आ जाती है। तो इसके अलावा तो कुछ रीजन ही नहीं है मेरे पास कुछ, कि खुशी मेरी उसमें ही है कि मैं म्यूजिक में हूँ। मैं म्यूजिक अगर मुझसे थोड़ा बहुत भी 0.1% भी अगर कुछ अच्छा म्यूजिक बन जाता है तो काफी है मेरे लिए। कभी टेम्पटेशंस नहीं आती देख के गाड़ियाँ या फिर इस टाइप के, मतलब जो नॉर्मल लोग जो जिस टाइप से लाइफ जीते हैं जिसको बोलते हैं वैभव वाला जीवन, उस तरह के लाइफ देख के आपको लगता है कि मतलब आपको भी वो सब चीज़ें नसीब जल्दी होनी चाहिए थी? ऐसा है कि I'll tell you something. हाँ जी, तो I'll tell you something. जो हमारी फील्ड है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसको हम बोलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसमें अगर आर्टिस्ट है और अगर कोई
आर्टिस्ट रॉक एंड रोल कर रहा है या कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है इन बॉलीवुड और समथिंग, उनका जो करियर है उसकी जवानी आती है 19 साल में, 20 साल में, और वो करियर चलता है या खत्म भी हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल में। आप किसी भी आप एवरेज देखेंगे तो कहीं भी इस फील्ड में अगर करियर की जवानी जिसको हम बोलते हैं, करियर की जवानी तब आती है जब आप कम से कम 50 टच करो। क्योंकि हम जितने भी बड़े आर्टिस्ट्स को देखते हैं तो उसके पीछे हमने आज वो आर्टिस्ट को देख लिया वहां पे कि हाँ वो पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, बड़े बड़े लोग, पर उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। खुशी मेरी उसमें ही है कि मैं म्यूजिक में हूँ। मैं म्यूजिक अगर मुझसे थोड़ा बहुत भी 0.1% भी अगर कुछ अच्छा म्यूजिक बन जाता है तो काफी है मेरे लिए। संगीत को किसी भी एक शब्दों में बांधना, किसी परिभाषा में बांधना एक बहुत ही मुश्किल काम है। देखा जाए तो एक ये ध्वनि ही है एक प्रकार से, लेकिन संगीत वो ध्वनि है जो सीधा
गानों के माध्यम से आत्मा तक उतरती है। बांसुरी शब्द जो आया है बांस से ही निकला हुआ शब्द है, क्योंकि ये हमारी उत्तर भारतीय संगीत में जो बांसुरी उपयोग होती है वो बांस से ही बनती है। और उसमें मेन प्लेइंग होल 6 होते हैं, एक ब्लोइंग होल होता है। कभी कभार ऑप्शनल उसमें चेंजेस करके कस्टमाइज़ कर लेते, कुछ सुविधा से कुछ और होल क्रिएट करके उसमें बजाने के अंदर कुछ और सुधार करने के लिए उसमें कस्टमाइज़ कर ली जाती है। उत्तर भारतीय संगीत में जो बांसुरी उपयोग होती है वो ई स्केल की बेस फ्लूट यूज़ की जाती है, जिसमें आवाज़ में काफ़ी गहराई और गले की आवाज़ के काफ़ी नज़दीक उसकी साउंड सुनाई देती है। और जो कर्नाटक में है वो बांसुरी काफ़ी छोटी उपयोग में आती है। उसके अंदर मोस्टली 8 होल होते हैं, जिसमें से 7 होल उसमें प्लेइंग के लिए यूज़ होते हैं, एक ट्यूनिंग के लिए रहता है। सबसे पहले बांसुरी जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो स्थान पाया है, वो सबसे पहले जो भी कोशिश प्रयास किए हैं उस श्री पन्नालाल जी घोष ने किए हैं। फिर उसके बाद वो काफ़ी प्रचलित में आ गई बांसुरी उत्तर भारतीय संगीत के अंदर। और इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने इसको बहुत ऊंचाई तक लेकर के गए हैं। आज उनके शिष्य और आजकल के युवा पीढ़ी के बांसुरी वादक काफ़ी अच्छी बजा रहे हैं और नए नए प्रयोग कर कर के सामने ला रहे हैं। इस बांसुरी में केवल 6 होल होते हैं जो कि स्वरों को कंट्रोल करने में काम आते हैं, और उनसे हम 2 सप्तक के स्वर निकालते हैं और एक सप्तक में होते हैं 12 स्वर। लगभग 25 स्वर हम उससे निकालते हैं और होते केवल 6 होल हैं। तो कुछ होल पूरे खोल करके, कुछ आधे या आधे से कम खोल करके उनको काफ़ी बारीकी से कंट्रोल करके वो स्वरों को निकालना पड़ते हैं, और ये बस प्रैक्टिस से ही संभव है। बांसुरी मैं खुद अपनी बनाता हूँ, बांस मंगवा करके, और अपनी सुविधा के अनुसार उसको कस्टमाइज़ करके काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें कई प्रयोग कर करके एक डिज़ाइन फाइनल किया है, जो कि बांसुरी में बजाने में और उसकी साउंड में काफ़ी सुधार आया है। कुछ चेंजेस मैंने इसमें इस तरह से किए हैं। सबसे पहले इसमें ये एक लिप प्लेट लगाई है, जिससे साउंड में थोड़ी सी डेप्थ और गहराई बढ़ गई है। ये बहुत कम बांसुरी वाले लगाते हैं, लेकिन मुझे ये लगाने से इसके साउंड में मुझे साउंड की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया और डेप्थ मिली। और दूसरा चेंज मैंने ये किया है
कि ये होल सारे एक ही लाइन में ना करते हुए मैंने अपने हाथ की उंगलियों की नेचुरल जो मेरी पोजीशन रहती है उसके अनुसार मैंने इनको थोड़ा सा तिरछे कर दिया, उनको टिल्ट कर दिया है। तीसरा और सबसे बड़ा जो चेंज किया है कि मंत्र का मध्यम बजाने के लिए एक ये होल मैंने यहाँ पर बनाया है। होल को अगर मैं नेचुरली अगर इतने ही बड़े अगर करूँ तो ये यहाँ आता, लेकिन कम से कम 1.5 इंच ये ऊपर आ जाने से ये उंगली की पहुँच के अंदर आ गया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मध्यम से पंचम की जो मीड़ है वो काफ़ी अच्छे से आ जाती है और गायकी अंग के काफ़ी नज़दीक इसकी आवाज़ पहुंच जाती है। संगीत वो ध्वनि है जो सीधा कानों के माध्यम से आत्मा तक उतरती है और निश्चित है कि वो आपको ध्यान में, गहरे ध्यान में भी ले जा सकती है, ले जाती है। और समाधि की भी अगर स्थिति अगर की अनुभूति हो जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। बस जो आपको मन के पार ले जाए, विचारों के पार ले जाए और ध्वनि के माध्यम से आप समाधि को उपलब्ध हो जाएं, मेरे ख्याल से तो यही संगीत है। So this is the Kena. For me, the most important things about flutes and their relationship with culture is the way that you play this object, because this has no sound itself. The way you play it is the way it sounds. So even if you are an Indian person and you have this technique and you want to play Indian music, it also can work because you make the sound of the instrument. The instrument doesn't have a fixed sound or a fixed way of playing. This other flute is called ocarina. It is made of clay. This is clay, baked clay, and it's present in many countries in the world. Actually, China, for example, is very famous for ocarinas. Italy is very famous also, and in all the South and Central America, it's a very common instrument with different shapes, different tunings, different kinds of process in the making. And it's also a flute. It sounds, because of this place, it's like
like a recorder type of flute. So it has a very different sound, and also you have these holes free, so you can do different kind of things. This is called quena, and this bigger is called quenacho. Both are played in the Andean culture in South America, which is located among Peru, Bolivia, the north part of Chile and Argentina, all this place. That before the Spanish came to South America was only one culture, no, not a lot of cultures like now. So this instrument is very old, probably like Bansuri, and has many similarities with it. The main one is that it has these 6 holes plus one in the back. In South Indian Bansuris you can find this kind of hole in the back. Northern Bansuris, only these 6. And you can cover it like Bansuri, half or a little bit, so you can have all the sparas that you want. And the main difference is that the mouthpiece is very different. It has this kind of U here, you can see, and that gives a different kind of sound, less mellow sound, a little more sharp, more strong, and it's played vertically like this, not like this, so it sounds something like. It's called the Western flute, Western silver flute. It's the one that musicians play in the symphonic orchestras. Today it's used in all kind of musical genres, like jazz or pop or anything that you want, Latin American music even. It's very common in Chilean music. So I started playing this instrument when I was 11 years old, and it's like the base of my musical development, actually, has been the base. And it has more differences. The grandfather of this instrument probably was the Bansuri. It's like the previous step, but now it has many developments, like technological developments. It has many keys that you move, and for example this key here, it moves 3 other keys that cover 3 holes. This one and cover one is a very complex thing, but it's all made so you can play the exact notes and every svara, every shruti with a different fingering. So you don't cover half hole or quarter hole, only you make some positions, different kinds of positions, and you have the different kind of notes of frequencies. So you don't have the chance all the time to make things like means or gamak or all the things you do in Indian music, because it's you have C, then you have C sharp. You don't have in between the other kinds of sounds.